हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। वेलकम टू O2IS अकेडमीज HCS चैनल। आज का हमारा लास्ट सेशन होगा इंडियन हिस्ट्री का। अभी तक हम अपने 9 सेशंस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे के सारे सेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड आप अपने सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। बहुत ही कम टाइम बचा है अब एग्जामिनेशन को फॉर द प्रीलिम एग्जाम्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लास्ट सेशन ऑफ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, consider the following statements regarding ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। एक बनी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसको यहाँ पर दादा भाई नौरोजी उनके फाउंडर थे। इन कोलैबोरेशन विद इंडियंस एंड रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लंडन। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सीधी स्टेटमेंट है ये। इट वॉज द सक्सेसर ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर सक्सेसर वर्ड यूज किया गया है, ये प्रेडिसेसर थे, ठीक है, सक्सेसर नहीं थे ये। ओके, 2 इज रॉन्ग, 2 रॉन्ग। तो वैसे भी आंसर आपका आ चुका था, अगर आपको जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड सिखाया हुआ है तो ये आंसर आ चुका था। बट आपकी नॉलेज के लिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इट वर्क टूवर्ड्स प्रेजेंटिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक एंड द वाइज इंडियन गवर्नेंस इन द ब्रिटिश प्रेस। ठीक है, सो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन हियर। B इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको हल्का सा हिंट भी होगा इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड प्लेज मूवमेंट। प्लेज मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जिसे MG रनाडे जिन्होंने इसको बनाया था, जिनका बेसिक एम था यहाँ पर प्लेज मूवमेंट का कि भाई चाइल्ड मैरिज को रोका जाए एंड उसके लिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है एक प्लेज मूवमेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाती है। ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिजेस। डन। क्वेश्चन नंबर 3, MG रनाडे आपको याद रखना है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। थर्ड स्टेटमेंट, ओके, द फर्स्ट सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आप सबने जब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ा होगा 1885, ठीक है, सबसे पहला दैट इज अब बॉम्बे। ठीक है, सबसे पहला जो सेशन हुआ था, डेट भी अगर हम करें तो 28 दिसंबर, WC बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द INC। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स हियर। फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस एन ओपन सेशन ऑफ INC वॉज कादम्बिनी गांगुली, ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी अराउंड इन 1890। ठीक है, आप सबने कादम्बिनी गांगुली जी के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द ओपन सेशन ऑफ INC। सो स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि करेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। एक एसोसिएशन थी दैट इज इंडियन एसोसिएशन, जैसे हमने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पढ़ी बाय दादा भाई नौरोजी। ऑन द सेम लाइन्स एक इंडियन एसोसिएशन थी जिसको यहाँ पर फाउंड किया गया था बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब ये पूछा है कि भाई इस एसोसिएशन का बेसिक एम क्या था। ऑप्शन नंबर 1, गिव शेप टू एंड एस्टैब्लिश INC, एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन, represent the views of educated middle class and inspire the Indian community to take the value of united action. ठीक है, so this was the main aim of the Indian Association to represent the views of educated middle class। जो भी middle class थे उनके views को यहाँ पर रखा जाए so that they can inspire the community to have a unity। Done? So C is the right answer here। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ये सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स के चैप्टर से। Number 5, the moderates succeeded on a number of fronts. These include, हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, 1885 to 1905 the period of moderates, 1907 moderates और extremist सूरत सेशन स्प्लिट होते हैं, 1916 लखनऊ सेशन जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर रीयूनाइट हो जाते हैं। अब मॉडरेट्स का फ्रंट पूछा है। Popularizing the ideas of democracy, civil liberties and representative institutions, explained British exploitation of the Indian economy, getting the legislative council expanded for Indian benefit। ये सब के सब ठीक है, हमने पढ़ा भी था कि मॉडरेट्स चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमारी एंट्री हो, हम इलेक्शंस लड़े एंड इलेक्शंस लड़के हम अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए। डन।
एंड इसीलिए वो एक्सट्रीमिस्ट से यहाँ पर थोड़ा सा चिढ़ने लग गए थे कि आपके यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट वे से यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड दे वांट कि हमें डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को, सिविल लिबर्टीज़ को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, इन सब को यहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। सो 1, 2, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज D1। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जिसमें उन्होंने कहा था कि आपको इंडियंस को कि आपको अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा एंड आप और किसी यूरोपियन आर्मी को भी यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। हम आपके लैंड के प्रोटेक्शन के लिए आपको ब्रिटिश आर्मी को इनको ही रखना होगा, प्लस आपको उनको पे करना होगा। डन। सो अगर आपने नहीं किया तो आपका लैंड का कुछ पार्ट यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड द फर्स्ट वन टू साइन द सब्सिडरी अलायंस वाज निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को यहाँ पर साइन किया था। They were not allowed to have their independent armed forces, absolutely right. Supposed to protect the British representatives in the princely states. It has nothing to do with the subsidiary alliance. So 1 is the correct option here. Question number 7. Consider the following regarding Mahalwari system. 3 तरह का सिस्टम आया था, that is a permanent settlement. Then we have a Rayatwari system and the third is a Mahalwari. आपको इसको थोड़ा सा अलग करके पढ़ना है। That is महल। महल मीन्स अ विलेज। भाई एक विलेज होगा, उसको हेड कौन होगा यहाँ पे? विलेज हेड, हेडमैन होगा, वो यहाँ पर अब पैसा इकट्ठा करके आगे ब्रिटिश को देगा। रियातवारी इसमें क्या हो रहा था? डायरेक्ट रियात, रियात मीन्स जो यहाँ पर किसान थे वो डायरेक्टली डील कर रहे थे। परमानेंट सेटलमेंट जब आपको कुछ पोर्शन जमींदारी सिस्टम, जमींदार यहाँ पे डायरेक्ट आपसे लेंगे। क्लियर वन, वही कलेक्शन करेंगे। Okay, Warren Hastings was associated with the conception of the system. Absolutely wrong. Mackenzie यहाँ पे थे, होती मैकेंजी, ठीक है, 1 गलत हो गया। Okay. Under this system, Riots paid a variable sum to the जमींदार्स who then paid to the British. Riot को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पर विलेज हेडमैन देता था एंड ये डायनामिक था, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो सकता था। So village lands, forest lands were included under the system, that is 3 only. And villagers जो थे डायरेक्टली, that is village का हेडमैन, जो हेड होता था वो आगे कलेक्ट करके देता था। रियाट्स का डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे रूल नहीं था, वो था रियातवादी सिस्टम में। क्लियर वन। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सीधा, जो दादा भाई नरोजी जी की बुक है पॉवर्टी एंड अनडिवाइडेड ब्रिटिश, ठीक है, यहाँ पर वेलबी कमीशन सेटअप इन द ब्रिटिश इंडिया कंसर्न एंड इंक्वायरी इनटू ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। भाई जो भी यहाँ से इंडिया की तरफ से जो भी सेविंग्स हैं, पेंशन्स हैं हमारी, ठीक है, सैलरीज हैं, जो भी यहाँ से पैसा जा रहा है इंग्लैंड, ठीक है, उसके बारे में ये कमीशन बनाया गया था, डेट इज अ वेलबी कमीशन। ठीक है, उन्होंने अपनी पॉवर्टी एंड अनडिवाइडेड ब्रिटिश के टाइम पे दादा भाई नरोजी जी की जो बुक है उसमें भी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, दैट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ इशू। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉलीगर्स जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में थे, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी वॉज रूटेड इन। यहाँ पर पॉलीगर्स की यहाँ पर रिवॉल्ट होती है, यहाँ पर बैटल होती है विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रिगार्डिंग ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड टैक्सेशन सिस्टम। इसके लिए यहाँ पर दोनों के बीच में एक रिवॉल्ट होती है, ठीक है, क्वाइट ऑब्वियसली दे वॉन, एंड यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत ऑप्रेसिव हो रहा था, प्लस यहाँ पर जो टैक्सेशन सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो चुका था, एंड दैट रिजल्टेड इन द रिवॉल्ट बिटवीन द पॉलीगर्स, पर्टिकुलरली इनका एरिया तमिलनाडु का रहता था, अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। सो सी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दैट इज अहीर बुक। Which of the following factor influenced the growth of modern nationalism? नेशनलिज्म को किस तरीके से किस किस फैक्टर्स ने ग्रोथ यहाँ पर दिया है, इंपोर्टेंस दिया है? नंबर 1, फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्वाइट ऑब्वियस, इंडियन रेनेसेंस, एब्सोल्युटली, ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश, जब यहाँ पे लगा कि ब्रिटिश मॉडर्नाइजेशन के बाद इंडिया के रिलीजियस मैटर्स में, कल्चरल मैटर्स में इंटरफेरेंस करने लग गए हैं, दैट बिकेम्स वन ऑफ द फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज इंडिया, जो भी ब्रिटिश की यहाँ पर पॉलिसीज चल रही थी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज चल रही थी, वो सब यहाँ पर रीजंस बने फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। 1, 2, 3, 4 ऑल आर द राइट आंसर हियर।
डन। ये आप जब पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे तो ये तो आप अपने आप भी एडजस्ट निकाल सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स बीच में आते हैं जो यहाँ पर इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ को यहाँ पर इंपोर्टेंस देते हैं, पुश फैक्टर देते हैं। सो ये थे हमारे हिस्ट्री के 10 सेशंस। आज हमारा लास्ट सेशन था। आई होप आपको हिस्ट्री के सारे सेशन अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आपकी सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी एनसीईआरटी प्लस जो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक है IPS अहीर द्वारा लिखी गई, आप उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, बिकॉज उससे बाहर आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।